नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। याचिका में पुरातत्व विभाग से ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 4 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे हैं। दावा किया जा रहा है कि बंद कमरों में भगवान शिव का मंदिर है, इसलिए ये याचिका अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में लगाई गई है। कहा यही गया है कि अयोध्या काशी के बाद अब ताज का राज भी खोला जाएगा। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि ताजमहल के ऊपर और नीचे कई सारे कमरे हैं। 20 से 22 कमरे का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि भगवान शिव का मंदिर हो सकता है। ये है ताजमहल के जो 22 कमरों का विवाद है, वो विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उसी 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। इस तरीके के विवाद भारत अब वो नहीं झेल सकता। हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब इन सबसे हट के आपको विकास की तरफ सोचना होगा। इसलिए मैंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि उन 22 कमरों को खोल के उसके अंदर जो भी चीजें हैं एक बार सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि वो विवाद की संभावना जो है वो खत्म हो जाए सदा सदा की। अब हिंदू मुस्लिम और इन चीजों से ऊपर निकलना चाहता है और कोई दूसरी वजह नहीं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर याचिका में क्या कुछ मांग की गई है, क्या कुछ इस याचिका में दिया गया है। तो ताजमहल परिसर के अंदर 20 कमरे खोले जाए, यानी 20 से 22 कमरे ताजमहल के अंदर है, जिसे खोलने की बात इस याचिका में की गई है। तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की गई है, यानी एक टीम बनाकर इसके अंदर भेजा जाए। ताजमहल के अंदर छिपे शिलालेखों की तलाश भी की जाए और साथ ही साथ ताजमहल के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है। तो याचिका में ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में कुल 22 कमरों का जिक्र है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि पुराने राज इसमें दफन हो, और इसके लिए कहा यह गया है कि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो। और इसी पर बातचीत करने के लिए रुद्र प्रताप सिंह, याचिकाकर्ता के वकील, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप जी, आप लोगों ने एक याचिका दायर की है और कहा यह गया है कि जो ताजमहल के अंदर 20 से 22 कमरे हैं, उसके ताले को खोला जाए, और क्या कुछ आपकी तरफ से इस याचिका में मांग की गई है? देखिए, सबसे पहले नाम करेक्ट कर दूं, सॉरी, रुद्र विक्रम सिंह नाम है मेरा जी। इस याचिका में देखिए, जो हमने मांग करी है, मैं याचिका से पहले का एक पृष्ठभूमि आपको बताता हूं कि ताजमहल जब हम घूमने गए तो वहां पे कुछ कमरे थे जो हमें नजर में आए। उन कमरों को खोलने की हमने जब मांग करी तो उन्होंने मना कर दिया। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में हमसे ये कहा गया कि ये कमरे सुरक्षा की दृष्टि से बंद हैं। फिर हमने इतिहास के कुछ पन्ने उठाए, कुछ लेख पढ़े, कुछ मैगजीन्स पढ़ी, पुराने इतिहासकारों के लेख पढ़े, उसमें ये निकल के आया कि ये कमरे कभी खोले ही नहीं गए। ये आप सोचिए कि इतनी बड़ी इमारत जिसको पूरा विश्व जानता है, हिंदुस्तान का व्यक्ति क्या ये जानने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान के व्यक्ति का बनता है कि ये कमरे आखिर क्यों बंद हैं? ऐसे कौन से सुरक्षा की दृष्टि है जो हिंदुस्तान की जनता को नहीं बताया जा सकता? हिंदुस्तान की जनता ये जानने की अधिकारी नहीं है कि आखिर ये कमरे क्यों बंद हैं। दूसरा, जो मैंने अपने तथ्य पढ़े उसमें ये समझ में आया, उसमें ये पता चला कि ये राजा मानसिंह का एक पैलेस था जिसमें भगवान शिव की एक भव्य मूर्ति थी, अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिसको शाहजहां नामक आक्रांता ने, शाहजहां जो मुगल आक्रांता था, उन्होंने जो है इसको तोड़ फोड़ करके इसको नाम दिया कि ये ताजमहल का नाम दिया। इसके पीछे देखिए बहुत सारे, ऐसा मैंने नहीं कि मैं सिर्फ ये किसी के कहने पे मैं गया हूं, इसमें कई सारे तथ्य जो मैंने याचिका में लगाई है कि इसके पीछे कई तथ्य क्या है। इसके पीछे के कई सारे तथ्य जो मैंने याचिका में भी संलग्न किया है कि जो शाहजहां का बेटा था उसका एक लेटर है जिसमें जो ऐसा मैं आपको बताऊं कि ऐसा जो कोट किया जाता है कि ये 1632 से लेकर 1653 लगभग 22 वर्षों में ताजमहल बनके तैयार हुआ, ऐसा इनके इतिहासकार जो कोट करते हैं। लेकिन 1651 में औरंगजेब का एक लेटर मुझे मिला जो इसमें लिखता है कि ये जो अम्मी का आपने मकबरा बनाया है ये बहुत जर्जर स्थिति में है, इसको रिपेयर करने की स्थिति है, और वो कहता है कि मैं अपने कोष से इसको रिपेयर करा रहा हूँ। तो आखिर वो ताजमहल कैसे 1651 में रिपेयर होता है जो 1653 में बनके तैयार हुआ? ये एक बात। दूसरी बात, कई सारे यात्रियों का मैंने वर्णन किया है, कई सारे डच यात्री, इंग्लिश यात्री जो यहाँ पे आते हैं वो 1632 से पहले आते हैं और वो ये वर्णन करते हैं कि यहाँ पे एक मानसिंह का एक पैलेस है जो भव्य है,
जो ताजमहल के आगे आप जो गार्डन्स देखती हैं उनका भी उसमें ठीक ठाक बहुत अच्छे से वर्णन है। तो ये सारे आधार पर हम मान ली लखनऊ हाई कोर्ट बेंच पे गए हैं कि ये इन सब अब ये स्थिति आ गई है। इस देश का जो लोग हैं, उस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन कमरों का क्या राज है। और ये जो ठीक है, आपने तथ्यों के आधार पर ये याचिका अब मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल कर दिया है। आपने कहा तमाम तरह के तथ्य आपकी तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रुद्र विक्रम सिंह जी कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, एक मामला आपने अभी देखा ही होगा, संज्ञान में है ज्ञानवापी मस्जिद का, जहां पर सर्वे नहीं करने दिया गया, मामला कोर्ट में है। अब ताजमहल को लेकर है, हालांकि बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि ये शिवालय हुआ करता था, इसे तोड़ा गया। कुछ संगठन ऐसा कहते हैं कि जानबूझकर इस तरह के विवाद को पैदा किया जा रहा है। कोई विवाद नहीं है, लेकिन जानबूझकर कुछ लोग इस विवाद को पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो अपने याचिका की पहली पंक्ति में, मैं आपको बताऊं, पहली पंक्ति में मैंने यही लिखा है कि जो कंट्रोवर्सी है इसको अब खत्म करने की बारी है। अब इसको खत्म किया जाए। खत्म कैसे होगा? अगर मैं ये कहता हूं कि इन कमरों में कुछ ऐसा है जो हमें हमारी आस्था का विषय है, तो आप उन कमरों को खोल के दिखा दीजिए। आप कमरों को अगर खोल के दिखा देते हैं, उसमें भगवान शिव की मूर्ति नहीं होगी या अन्य कई मूर्तियां नहीं होंगी, हम मान लेंगे कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं वो सही है, विवाद खत्म। विवाद तो ऐसे ही खत्म होगा ना। विवाद तो ऐसे खत्म होगा नहीं कि आप कमरों को बंद करके कई सौ वर्षों तक रखिए और कहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो विवाद खत्म करने के लिए ही हम हाई कोर्ट गए। आप कह रहे हैं विवाद खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि विवाद को यहीं से जन्म दिया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपने खुद बोला आज तक किसी ने इस कमरों को नहीं खोला है, लेकिन आज तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया है। अब आपको लगता है कि जब आपने ये याचिका तथ्यों के साथ जमा की तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, इस पर सुनवाई बहुत जल्द होगी? देखिए, ये कोर्ट करेगा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कोर्ट संज्ञान लेता है, मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आरटीआई हम जो लगाते हैं, अगर उसको जवाब नहीं मिलता तो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर्यावरण विभाग भारत सरकार को ये कहती है कि आप जो लोग इसमें चाहते हैं कि ये तथ्य लोगों के सामने आए, आप इस पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनकर अध्ययन करवाइए और लोगों के सामने तथ्य रखिए कि आखिर ताजमहल का रहस्य क्या है, ताजमहल का असली हिस्ट्री क्या है। ये आप 2017 का ऑर्डर जो मैंने इस याचिका के साथ भी लगाया है, सीआईसी का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कई सारी अथॉरिटीज या फिर कई सारी जगहों से ये बातें निकल के आई हैं। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आशा करता हूं कि अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। आपने याचिका यही सोचकर लगाई है, अब कोर्ट का है कि किस तरह से इस पर संज्ञान लेता है। लेकिन एक बात और रुद्र विक्रम सिंह जी, क्योंकि अगर ताजमहल की बात की जाए, वो 7 वंडर्स में आता है, 7वां अजूबा है, सभी इस चीज को जानते हैं। अगर आप लोगों की याचिका मंजूर भी हो जाती है, इस बात को लेकर एक समुदाय है जिनका कहना है कि जबरदस्ती मामले को तूल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा अजूबा है, ये शान है भारत की, और इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने इस याचिका में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये जो 7वां अजूबा है या 7 अजूबों में से एक है, इसको अजूबों में से हटा दिया जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, भारत की धरोहर है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो कम से कम सामने आना चाहिए। इसको बनाया किसने था, यहाँ पे वाकई में क्या तथ्य छुपे हैं, वो जरूर लोगों के सामने उजागर होना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये जो 7 अजूबा है, जो भारत की एक धरोहर है, इस धरोहर को खत्म कर दिया जाए। इस धरोहर के लिए कुछ मैं इसके अगेंस्ट में कहीं मैंने एक लाइन भी, एक शब्द भी नहीं लिखा है इस याचिका में। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा एक बात कही जाती है कि कोई भी देश अपने इतिहास से जाना जाता है। तो इतिहास जो हमें आज तक गलत पढ़ाया गया है, कई सारे विषयों पे जो गलत पढ़ाया गया है, अब बारी है कि उन इतिहास को चलिए ठीक है रुद्र विक्रम सिंह जी, आप लोगों की तरफ से याचिका दे दी गई है, कोर्ट इसको किस तरह से संज्ञान में लेता है और क्या कुछ होता है, ये फिर आपसे बातचीत होगी। अगर इस पूरे मामले को आप कोर्ट तक लेकर जा पाएंगे, वहां पर सुनवाई होगी, तो एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और बात लखनऊ की करते हैं। यहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस भर्ती बोर्ड की शिकायत पर पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। फिजिकल और दस्तावेजों की परीक्षण के दौरान गिरफ्तारी हुई है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 मिनट में हल किए थे गणित के 30 सवाल। कल 6 अभ्यर्थियों को धांधली में किया गया है गिरफ्तार। दरोगा बनने के लिए धांधली की गई थी और अब ये सभी के सभी जेल पहुंच गए हैं।
तो एसआई परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, जहां पर 12 अभ्यर्थियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ, कल 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था और बाकियों को और गिरफ्तार किया गया है। इसमें बताया जा रहा है ये सभी के सभी 1 मिनट में इन्होंने कई सवाल हल कर दिए थे और इसके बाद पूरी मामले की जांच हुई, जिसमें अब 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो एसआई की परीक्षा हुई थी, पूरा का पूरा मामला अब खुलकर सामने आ गया है। लखनऊ से मामला है, जहां पर परीक्षा 2021 में अभ्यर्थियों की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस भर्ती बोर्ड की शिकायत पर पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। फिजिकल और दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 मिनट में हल किए थे गणित के करीब करीब 30 सवाल। कल 6 अभ्यर्थियों को धांधली में किया गया था गिरफ्तार। दरोगा बनने के लिए धांधली की थी इन्होंने और अब जेल की सलाखों के पीछे है। और उत्तर प्रदेश बनेगा इंडस्ट्रियल हब। 15 शहरों में बनेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। कई जिलों में पार्क के लिए खाका तैयार भी कर लिया गया है। उन्नाव में एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन चिन्हित कर लिया गया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्रियल हब बनेगा। करीब 15 शहरों को चिन्हित किया गया है, जहां पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किया जाएगा। कई जिलों में पार्क के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ उन्नाव में एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन को भी चिन्हित कर लिया गया है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का 5 जून को अयोध्या दौरा है और बताया ये जा रहा है कि इस अयोध्या के दौरे पर ठाकरे आने वाले हैं। ठीक उससे पहले ही अयोध्या में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। शिवसेना ने अयोध्या में कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के फोटो लगाए गए हैं और लिखा है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान हो जाए। तो अयोध्या में राज ठाकरे का दौरा, लेकिन ठीक उससे पहले शिवसेना का एक पोस्टर लगना शुरू हो गया है पूरे शहर भर में। असली आ रहा है, नकली से सावधान। तो इस वक्त महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासत चल रही है और इसी बीच अयोध्या दौरा है राज ठाकरे का। और बताया ये जा रहा है कि राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले अब शिवसेना ने कुछ पोस्टर शहर भर में चस्पा किए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान रहे। और आगरा से खबर लेते हैं, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय नगला सुरहो की प्रिंसिपल बिना स्कूल आए वेतन ले रही थी, जबकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 रुपए महीने में एक युवती को रखा हुआ था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंडलीय समन्वयक जैतपुर कला के नगला सुरई स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। स्कूल में जब प्रिंसिपल पूनम सिंह नहीं मिली तो टीम की ओर से पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान किराए पर रखी गई युवती भी स्कूल के मौजूद थी। इसके बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और प्रयागराज से खबर लेते हैं, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पति पत्नी का विवाद हुआ था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे और इसी को लेकर युवक ने फांसी लगा ली। शराब के नशे में खुदकुशी की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोंधियारा थाना क्षेत्र के तेंदुई ग्राम का मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां पर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और इस शख्स ने आत्महत्या कर ली। और बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर मुस्लिम युवती को धमकी मिली है। हिंदू धर्म के युवक से शादी करने पर धमकी मिली। लड़की ने अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उनके ही परिजनों के से जान का खतरा इस लड़की ने बताया है। शाही इलाके के औरंगाबाद का पूरा मामला है, जहां पर हिंदू धर्म में शादी की एक मुस्लिम लड़की ने और अब अपनी जान को खतरा अपने ही परिजनों से वो बता रही है। साथ ही साथ पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी इसने लगाई है। ठीक है, ये बात में बहुत बेकार है। कानून बनाने वाले ने जिसने बनाया बढ़िया, चलो सही है। देख लो, हम लोग फोटो में शादी करते हुए।
और अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। इस मसले पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। गिरफ्तारी पर रोक के बाद भी अमन चोपड़ा के घर राजस्थान पुलिस पहुंच गई। बिना ओनर की परमिशन। हाँ, तलाशी क्या तो उसमें क्या ये तो पेपर बाहर पड़ा बंद है? हाँ जी बंद है, पेपर पड़ा है, कहीं पेपर पड़ा है नहीं कोई। मैंने 10-12 दिन से देखा नहीं। अच्छा ठीक, पेपर एक इधर भी पड़ा हुआ है। नहीं सर। और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के साथ खड़े हैं। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमन चोपड़ा के घर पुलिस का आना, गिरफ्तारी की कोशिश करना भारत में मीडिया पर हमला है। तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने की, सवाल पूछने की आजादी खत्म की जा रही है। देश का विपक्ष हताश है और पुलिस और झूठे केसों के सहारे खुद की इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। और अमन चोपड़ा के वकील ने कहा है कि अमन की गिरफ्तारी पर रोक, राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इशू ये था कि whether these FIRs which are subsequent are they maintainable, because the law is that FIR once registered there cannot be a second FIR for the self same incident। तो ये दोनों FIR जो बाद में दर्ज हुई ये मेंटेनेबल नहीं है। ये कहते हुए लॉ ले डाउन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसकी लाइट में नोटिस जारी करके अमन चोपड़ा साहब की जो अरेस्ट है 2 FIRs में वो स्टे की है और मैटर को 2 हफ्ते बाद रखा है। चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए आज राजस्थान पुलिस पहुंची ग्रेटर नोएडा और वहां बिना लोकल पुलिस के पहुंच गए उनके अपार्टमेंट में। पहले तो बिना लोकल पुलिस के पहुंच गए, RWA वालों ने उन्हें रोका तो फिर लोकल पुलिस के साथ वहां पहुंचे। कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा मानना है कि जैसे पंजाब पुलिस ने एक भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन या कार्यकर्ता जो भी थे उनको यहाँ जनकपुरी से उठाया, और कल तो सारी कांग्रेस के प्रवक्ता थे जितने भी वो पंजाब की पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो आज अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार होते हुए अगर उन्हीं की सरकार द्वारा भेजी हुई पुलिस किसी प्रेस के एंकर को या किसी टीवी के एंकर को इस प्रकार प्रताड़ित करता है तो मैं मान के चलूंगा कि हमारा देश इस समय क्या कहें कि क्या ये बनाना रिपब्लिक की तरफ चल रहे हैं, बनाना स्टेट बनाना चाहते हैं। ये अगर ये होड़ लग गई है कि जहां की पुलिस दूसरी अगर किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है तो उसको जाके तंग करें, जा प्रेस मीडिया के लोगों को तंग करें, ये वाजिब नहीं है और ये बहुत घातक सिद्ध होगा। ये डेमोक्रेसी में कभी चलता नहीं है। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर किश्तवाड़ जिले की चिनाब नदी में 2 युवक फंस गए। भारतीय सेना के जवानों ने दोनों युवकों को चिनाब नदी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चिनाब की धार में फंस गए थे 2 युवक, जिन्हें रेस्क्यू कर भारतीय सेना ने बाहर निकाला।